नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 19 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो जिस ईरान डील को लेकर के हम लोग इतने दिनों से परेशान थे वो आखिरकार साइन हो गया है। बिल्कुल ही सही तरीके से साइन हो गया है, दोनों पक्षों ने साइन कर दिया है। देख रहे हैं आप फोटो भी। इसको ज़रा समझेंगे, इसके क्लॉज हैं कई सारे, उस क्लॉज को भी हम लोग समझेंगे क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है क्लॉज वगैरह से। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट जहाँ से सवाल पूछे जा सकते, उसे भी कवर करेंगे हम लोग। एक बड़ा ही अद्भुत सा बच्चों के मैसेज आते हैं, अभी भी एग्जामिनेशन का 1 महीना रह गया है कि करंट अफेयर कब से कब तक का करना है। तो एटलीस्ट जो मैंने बताया था पिछले साल के मई जून से इस साल के जून तक का तो करना ही है। जुलाई में 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो जून लास्ट तक करके जाइएगा। सवाल पूछने की पूरी संभावनाएं होती हैं। 73 बीपीएससी के लिए आपको जनवरी 2026 से ही करंट अफेयर तैयार करना शुरू करना चाहिए और उसके साथ में जब एग्ज़ाम होगा वहाँ तक का आपको पढ़ना है। एक चीज़ और देखिए, इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया है प्राइवेट स्कूल और बहुत ही महंगे कोचिंग, फैमिली बिजनेस, एमएनसी जॉब, मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब, दे ऑल्सो क्रैक्ड ईडब्ल्यूएस लिस्ट इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीएससी एग्जामिनेशन में ईडब्ल्यूएस लिस्ट के नाम पर जितने बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, इतने बड़े स्तर पर कहीं भी और नहीं हो रहा है। अपने कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको समृद्ध परिवार से दिखेंगे, लेकिन वो भी ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा पीटी से ज़्यादा मेंस एग्जामिनेशन में होता है। किसी भी आरक्षण का लाभ जो है वो मेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, प्रीलिम में तो हेल्प करता ही है। ये यहाँ पर बताया गया है कि कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि 8 लाख का जो आपने लिमिटेशन रखा है, ये 8 लाख का लिमिटेशन के दायरे को पर्सनल रूप से आप रख रहे हैं, मतलब व्यक्तिगत आय के रूप में रख रहे हैं या फैमिली आय के रूप में रख रहे हैं, क्योंकि इसका व्यक्तिगत आय के तौर पर दिखा करके बहुत ही बड़े स्तर पर इसमें धांधली हुई है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल आज जो है टॉपिक उसे ज़रा कंप्लीट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आज। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। एक आध अगर छोटे मोटे फैक्ट उससे पहले वैसे ही बताऊं मैं आपको, तो देखिए क्या बताया इन्होंने कि 2025 में 104 ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन हुए। हम ही बेवकूफ़ थे कि नहीं लगा पाए, नहीं तो हम भी सिलेक्टेड होते। 104 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सेलेक्टेड इन 2025 सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्लीट सिलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। 67 अटेंडेंट वेल नोन कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर 2.5 लाख तक का फ़ी है वो उन्होंने भरा हुआ है। जो बच्चे 2.5 लाख तक का फ़ी भर सकते हैं वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। आपने इकोनॉमिक वीक सेक्शन देखा है जनरल वर्ग का, कभी गांव में रहे हैं आप, 2 वक्त के भोजन उनके लिए मुश्किल होता है। 2.5 लाख तो उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, सपना है एक तरीके से। ठीक है। 28 कैंडिडेट के पेरेंट जो हैं वो बिज़नेस में हैं, बड़ा दुकान है, बहुत बड़ा बिज़नेस है उनका। 10 कैंडिडेट जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। 10 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो आईआईटी और एनआईटीज़ से पढ़े हुए हैं। तो ऐसे लोग ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस प्रकार से एससी जो कैटेगरी है उसका फ़ायदा शहर में और वेल नोन स्कूल से पढ़ने वाले बड़े मंत्री, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन जो एससी क्लास से होते हैं, उनके बाल बच्चों को एससी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलता है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस का भी फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो इस फ़ायदा उठाने के लायक हैं। वास्तविक लोगों तक पहुँच ही नहीं रहा है आज भी लाभ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय और ईरान के अब्बास अरागची जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, दोनों ने साइन कर दिया है। और अब्बास अरागची विदेश मंत्री हैं, मौसीद पिज़िक्सकियान हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने साइन कर दिया है। फाइनली साइन हो गया और साइन के बाद से आप क्या कह सकते हैं कि ईरान की जीत हुई है। ये आपको स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। इसमें कोई कोताही नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं छुपाने वाली बात। अमेरिका को सिर्फ एग्जिट मिला है, ईरान को डील में बहुत बड़े स्तर पर रियायत मिली है और ईरान और ओमान जो हैं 60 दिनों के पश्चात स्टेट ऑफ हॉर्मुज में चुंगी वसूली शुरू कर सकते हैं।
तो सारे तरफ से तो ईरान को बढ़त ही हासिल है। यूएसए और ईरान ने एक 14 क्लॉज वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 14 क्लॉज हैं। अगर पहले का बीपीएससी एग्जामिनेशन होता तो आपसे यही पूछता कि यूएसए और ईरान के बीच में समझौता किया गया, उसमें कितने क्लॉज हैं। अब आपसे पूछेगा क्लॉज क्या क्या है, ठीक है। जो दोनों पक्षों के बीच अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों की वार्ता का मार्ग प्रशस्त करता है। अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों की वार्ता का मार्ग इसी 14 क्लॉज से शुरू होता है। अब 60 दिनों तक वार्ता चलेगी और अंतिम डील उसके बाद से साइन हो जाएगा। यह समझौता 2015 के पुराने परमाणु समझौते से अलग है, क्योंकि यह परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक राजनीतिक संबंधों को भी संबोधित करता है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान जो हैं वो आगे किस प्रकार से बढ़ेंगे, पॉलिटिकल रिलेशन को लेकर के भी वो भी इसमें बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई के महल में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फ्रांस में G7 समिट के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं पर डिनर से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप महोदय साइन कर रहे हैं और साइन करने के बाद से वो दिखाते हैं कि देखिए हमने साइन कर दिया है। 14 क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहला है क्लॉज 1। यह शत्रुता की समाप्ति संबंधित मुख्य खंड है। क्या कहा जाता है? दिस इज द प्रिंसिपल वॉर टर्मिनेशन क्लॉज एस्टेब्लिश एन एंड टू होस्टाइल ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। यानी कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर जो होस्टाइल का सिचुएशन है, संघर्ष की स्थिति है, उसको ख़त्म करने और रोकने की बात इसमें की गई है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने के बाद इजराइल या अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला न करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम कहीं पर भी इस तरह के हमले अब नहीं करेंगे। ईरान ने भी कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाया जाए और इजराइल और अमेरिका के किसी भी जगह पर हम भी हमले नहीं करेंगे। खंड 2 में क्या है? क्लॉज 2 में यह खंड दोनों देशों के आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। यह बहुत ही आवश्यक क्लॉज है। अमेरिका के द्वारा बार बार ईरान के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप किया जाता था। यह तेहरान के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह अमेरिकी प्रशासन द्वारा शासन परिवर्तन के नाम पर हमला करने के तर्कों को ही समाप्त करता है। इसमें यह चीज़ स्थापित हो गया कि भाई ईरान अमेरिकी तरह से नहीं चलेगा। ईरान अलग देश है, वहाँ की शासन प्रणाली, सामाजिक स्थिति अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो अमेरिका में लोकतंत्र है वही पूरी दुनिया में हो। ठीक है। इसमें एक विशेष विनियामक प्रावधान शामिल है जो दोनों पक्षों को अंतिम समझौते से पहले 60 दिनों की इस अंतरिम अवधि को बढ़ाने की अनुमति देता है। यह विस्तार केवल दोनों देशों की आपसी सहमति से ही संभव हो पाएगा। क्लॉज 4 है। इसके तहत अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से अपनी आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी को प्रभावी रूप से हटा लिया है। व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ जलडमरू मध्य में तैनात अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की वापसी से है। जितने भी यहाँ पर अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर सब विद्यमान हैं, उन सभी को घर भेज दिया जाएगा, यहाँ से सब निकलो। ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग से अंतर्राष्ट्रीय जहाज क्लॉज 5 को बिना किसी रुकावट के मुक्त परागमन की अनुमति दे देगा भाई। शुरुआत 60 दिनों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। शुरुआत के 60 दिनों तक इस पर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। सभी लोग जैसे पहले आ जा रहे थे वैसे ही आएंगे। लेकिन उसके बाद ईरान और ओमान मिलकर के इस मार्ग के शुल्क को मॉन्ट्रैक्स कॉन्वेंशन के तर्ज पर तय कर सकते हैं। 60 दिनों के बाद ईरान और ओमान जो हैं वो यहाँ पर मॉन्ट्रैक्स कॉन्वेंशन के तर्ज पर चुंगी लगाएंगे। तो ये इन्होंने कर दिया, यानी कि भारत के लिए आयात जो है तेलों का वो थोड़ा सा 2-4 पैसे की महंगाई उसमें हो जाएगी। तो बाकी तो तेल का प्राइस कम ही होगा, लेकिन हमें आने वाले समय में हो सकता है कुछ रुपए चुंगी देना पड़े, या हम ईरान और ओमान दोनों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं तो हो सकता है हमें इस चुंगी से छुटकारा भी मिल जाए। इसके तहत ईरान के युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए क्लॉज 6 में अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी $300 बिलियन का एक विशाल कोष देने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जो आपने बम गिराकर हमारे तबाह किए तो $300 बिलियन भी दो। कहाँ पर इसमें डील में आपको अमेरिका का कुछ भी एक चीज़ मानते हुए दिख रहा है आपको? नथिंग, कुछ भी नहीं। ईरान में शासन प्रणाली वही रही, हॉर्मुज पर चुंगी वसूली भी हो गया, $300 बिलियन भी मिल गया।
ईरान पर प्रतिबंधों को भी कम किया गया है, सैंक्शन जो लगाए गए थे वो भी कम किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए एक और शर्मनाक हार है। ये वियतनाम में हारे, ये अफ़गानिस्तान में हारे, ये चाइना से ट्रेड वॉर में हारे, ये ईरान में हारे। तो हार के इतिहास वाला अगर आपको देश देखना है कोई, तो अमेरिका है वो। ठीक है, यह कोष ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ेगा। हालांकि अमेरिकी प्रशासन इसमें कोई प्रत्यक्ष वित्तीय योगदान नहीं देगी। ईरान के भी बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं भारत में, पाकिस्तान में, ब्रिटेन में और स्विट्ज़रलैंड में, इन सब जगहों पर पड़े हुए हैं, जो अमेरिकी इकोनॉमिक ब्लॉकेड के कारण से अपना ही पैसा यूज नहीं कर पा रहे थे। तो उन सब तक भी उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अंतिम समझौते ईरान पर लगे विभिन्न अमेरिकी प्रतिबंध को पूरी तरह से हटाने का प्रावधान शामिल किया गया है। इससे ईरान के तेल और ऊर्जा और शिपिंग क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। तेल की बिक्री से लगभग $60 बिलियन का वार्षिक राजस्व, यानी कि जो ईरान तेल बेच रहा था और उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसके कारण से भारत जैसे संप्रभु देश भी तेल नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया था तो हम नहीं खरीद रहे थे। अब हम भी तेल खरीद सकते, ईरान अब तेल भी बेच सकेगा, तो तेल भी बिकेगा अब, और सारे काम तो उसी के पक्ष में हो रहे हैं। क्लॉज 8, ईरान ने परमाणु हथियार विकसित न करने या उन्हें प्राप्त न करने के अपने पुराने संकल्प को फिर से दोहराया। इस बार ईरान को अपने 60% समृद्ध यूरेनियम के भंडार को देश से बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। जो उसने यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया था वो भी अब बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, वो भी उसी देश में रहेगा, वो भी कहीं पर बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। ईरान तो पहले से ही कह रहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ था भाई 8 में, क्लॉज 8 में? कुछ भी नहीं, नथिंग। जो पहले से कह रहा था वही चीज़ है, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में डाउन ब्लेंड किया जाएगा। मतलब इस समृद्ध यूरेनियम जो है इसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जाएगा। क्लॉज 9 है, यह खंड अंतिम समझौते तक पहुंचने से पहले वर्तमान कूटनीतिक और सैन्य यथास्थिति बनाए रखने की गारंटी देता है। इस अंतरिम से व्यवस्था में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम या उसके क्षेत्रीय संबंधों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। क्लॉज 10 है, यह अंतिम समझौते से पहले एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में काम करता है, जिसके तहत ईरान को प्रतिबंधों से अस्थायी छूट प्रदान की गई है। यह छूट पूर्ण प्रतिबंध हटाए जाने की प्रक्रिया क्रियान्वयन से पहले तेल बेचने का रास्ता साफ कर सकती है। अमेरिकी विभिन्न विदेशी बैंकों में जमा ईरान के $100 बिलियन से अधिक की वित्तीय संपत्ति को जारी करने पर भी सहमत हुआ है। इस कुल राशि में से लगभग $12 बिलियन की संपत्ति पहले ही ईरान को उपलब्ध करवाई जा चुकी है, यानी कि वहाँ पर भी जो पैसा जमा है वो भी निकाल रहे हैं। यह खंड क्लॉज 12 जो है पूरे समझौते ज्ञापन के नियम और शर्तों के ज़मीनी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा कि भाई किस प्रकार से यह क्लॉज लागू हो रहे हैं। क्लॉज 13 है, यह खंड 60 दिनों की इस अंतरिम अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच प्राथमिकताओं का एक स्पष्ट पदानुक्रम निर्धारित करता है कि हम प्रायोरिटी लिस्ट है कि किन किन चीज़ों पर हम बात करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। 14वां क्लॉज है कि अंत में इस पूरे समझौते के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी और सुरक्षित बनाने के लिए यूएनएससी के एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कराने का प्रावधान किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अनुच्छेद 25 के तहत इसे एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कवच भी प्रदान करेगा कि जब मर्जी तब आप इस क्लॉज से नहीं निकल सकते हैं। इस पूरे युद्ध का घटनाक्रम रहा, इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ है अगर कोई सिविलाइजेशन स्टेट है जैसे कि भारत, चीन, ईरान, मिस्र, ये सब के सब सिविलाइजेशन स्टेट है। ब्रिटेन सिविलाइजेशन स्टेट, फ्रांस सिविलाइजेशन स्टेट का क्या मतलब होता है? जिनके इतिहास काफ़ी पुराने रहे हैं और वो स्वयं से बने हुए देश हैं, संप्रभु हैं, आत्मनिर्भर हैं, वहाँ की पॉलिसी स्वतंत्र है और खुद के ऊपर में निर्भरता है उनकी, बाहरी निर्भरता नहीं के बराबर है। उन्हें हराया नहीं जा सकता है। अफगानिस्तान भी इसका एक उदाहरण है। ईरान की स्पष्ट जीत हुई है। इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, यूएसए, इन सब की स्पष्ट हार हुई है। स्पष्ट जिसको कहते हैं, इन सबको पीछे हटना पड़ा। पहला उद्देश्य जो था कि ईरान में शासन सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। सेकंड उद्देश्य था कि ईरान को हम घुटनों पर ला देंगे, नहीं हो पाया। थर्ड था कि ईरानी आर्मी उसके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है और उसके साथ साथ जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल का समूह है उसे नष्ट कर देंगे, नहीं कर पाए।
ये सब के सब सुरक्षित ही है आज। क्या ख़त्म हुआ है? तो ईरान को बहुत नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर, जिससे उभरने में उसको कम से कम 25 से 30 साल लगेंगे। उसके नेवी बिल्कुल ही तबाह हो गई है, जो पहले भी नहीं था उसके पास में, लेकिन फिर वो देश संप्रभु बना हुआ रहा, नहीं डिगा। अपने जोग्राफिकल लोकेशन का इतने बेनिफिट उठाए हैं उसने कि पूरी दुनिया की इकॉनमी को घुटने पर ले आया है वो, और स्पष्ट जीत हुई है। सारे सैंक्शन भी कम किए गए, पैसे भी मिल गए, चुंगी वसूलने का भी अधिकार मिल गया, तेल बेचने का भी अधिकार मिल गया, इनरिच यूरेनियम भी उसके पास में है। तो सबसे बड़ी जो हार हुई है अमेरिका और इजराइल की, वो इसी युद्ध के दौरान हुई है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जो है मॉन्ट्रेक्स कॉन्वेंशन। आप भूल गए, मैंने ऊपर आपको बताया, जोर दे करके भी बताया कि मॉन्ट्रेक्स कॉन्वेंशन के तर्ज पर यह तय करेगा, मॉन्ट्रेक्स कॉन्वेंशन के तर्ज पर यह तय किया जाएगा कि चुंगी किस प्रकार से वसूला जाएगा। तो मॉन्ट्रेक्स कॉन्वेंशन क्या होता है, इसे तो पढ़ना बनता है ना गुरु, कि क्या होता है भाई मॉन्ट्रेक्स कॉन्वेंशन। पूछ लेगा तो फिर आप दिन में ही पंखा देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। पंखा भी नहीं चलता बिहार के एग्जामिनेशन हॉल में, तो हाँ कुछ कुछ में चल भी जाता है। मॉन्ट्रेक्स कॉन्वेंशन जिसे आधिकारिक तौर पर जलडमरू मध्य के शासन से संबंधित मॉन्ट्रेक्स कॉन्वेंशन कहा जाता है। 1936 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 3 साल पहले, शुरू होने से 3 वर्ष पहले इसको साइन किया गया था। एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह कन्वेंशन तुर्की में स्थित 2 अत्यंत रणनीतिक जलमार्ग, बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, किस चिड़िया का नाम है भाई? डार्डेनेल्स जलडमरू मध्य, किस चिड़िया का नाम है? क्या है ये सब पता नहीं, देखते हैं क्या है, आने वाले समय में देखते हैं। इसी में आपको पता हो तो बताइएगा मुझे। एग्जामिनेशन 1 महीने बाद पीटी, और डार्डेनल्स जलडमरू मध्य नहीं पता है, बॉस्फोरस जलडमरू मध्य नहीं पता है। पता होना चाहिए, बॉस्फोरस तो पता होगा, नहीं पता है तो गलत बात है। इन दोनों जलमार्गों के सामूहिक रूप से तुर्की जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से किल जलडमरू मध्य को मिला करके तुर्कीय जलडमरू मध्य बनता है, क्योंकि ये दोनों तुर्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य हैं। तुर्की ही नहीं, और भी कई सारे देशों के लिए है। यूक्रेन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि काला सागर में जा ही नहीं सकते इसके बिना। ठीक है, जो काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन जलमार्गों के असैन्यीकरण के नियमों को बदलने, तुर्की को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन पर पूर्ण संप्रभु नियंत्रण देने के उद्देश्य से स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रेक्स शहर में इस बहुपक्षीय संधि को अंतिम रूप दिया गया था। इन दोनों जलडमरू मध्य पर तुर्की को संप्रभु अधिकार, सॉवरेन अधिकार दिया गया है कि भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये, इसलिए आपको इस पर पूरे अधिकार दिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड का एक शहर है मॉन्ट्रेक्स, बहुत सुंदर सा, वहीं पर इसको साइन किया गया था। ठीक है, देखिए कहाँ पर है ये जलडमरू मध्य। यहाँ पर है बॉस्फोरस, जो इस्तांबुल शहर के बीचों बीच से गुजरती है। ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ मरमरा है। मरमरा का सागर का नाम सुना है आपने, मरमरा का सागर। उसी प्रकार से डार्डेनल्स ये है, यहाँ पर आपको देखिएगा सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी जो भूमध्य सागर का भाग है, भूमध्य सागर का मेडिटेरियन सी का भाग है, उसको जोड़ता है कौन सा? तो डार्डेनल्स। इन दोनों को कलेक्टिव रूप से स्टेट ऑफ तुर्की कहते हैं, स्टेट ऑफ तुर्की कहते हैं। याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्या है भाई इसमें? तो शांति काल के दौरान, जैसे जब वॉर नहीं हो रहा है तब, मॉन्ट्रेक्स कॉन्वेंशन सभी देशों के व्यापारिक, वाणिज्यिक, मर्चेंटशिप को बिना किसी भेदभाव के इन जलमार्गों से गुजरने की पूरी स्वतंत्रता और गारंटी देता है। तुर्की इन वाणिज्यिक जहाज़ों को रोकने, उन पर भारी कर लगाने या उनका मार्ग अवरुद्ध करने का संप्रभु अधिकार नहीं रखता है ड्यूरिंग पीस टाइम। वॉर के टाइम में हो सकता है बाधित हो जाए, लेकिन ड्यूरिंग पीस टाइम किसी भी को यहाँ से गुजरने से रोक नहीं सकता है। कौन? तो तुर्की। हालांकि तुर्की को इन जहाज़ों से स्वच्छता नियंत्रण, सैनिटरी कंट्रोल, सुरक्षा मानकों की जांच, जहाज़ के सुचारू संचालन को बनाए रखने के बहुत ही सीमित प्रशासनिक सेवा शुल्क या टोल फ्री वसूलने की अनुमति दी गई है।
यह परागमन व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाती है क्योंकि सुनिश्चित करती है कि काला सागर के तटवर्ती देशों का वैश्विक बाजारों से वाणिज्यिक संपर्क कभी भी न टूटे। यहाँ पर बुल्गारिया है, यूक्रेन है, मालडोवा है, रूस है और भी कई सारे देश हैं ब्लैक सी के तट पर, उन सभी को यही कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो ये याद रखिएगा। बहुत सुंदर सा एक रूस का शहर है सोची, जो इसी के तट पर है, काला सागर के तट पर ही है। सैन्य युद्धपोत के मामले में यह कन्वेंशन तुर्की को अत्यधिक व्यापक विनियामक शक्तियां प्रदान करता है, जहाज़ों को 2 श्रेणी में विभाजित करता है। काला सागर तटवर्ती देश जैसे रूस, यूक्रेन की युद्धपोत की कुछ शर्तों के साथ परागमन की अधिक छूट मिलती है, जबकि गैर तटवर्ती देश जो इसके तट पर नहीं है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन के भारी युद्धपोत, विमानवाहक और पनडुब्बियों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लागू की जाती है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो गैर तटवर्ती देशों के नौसैनिक जहाज़ों का कुल वजन एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं हो सकता है और वे काला सागर के भीतर अधिकतम 21 दिन तक रुक सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी विदेशी सेना को अपनी युद्धपोत गुजारने से कम 5 से 15 दिन पहले तुर्की की सरकार को जानकारी देनी पड़ेगी। युद्ध काल में तुर्की के असाधारण अधिकार हो जाते हैं। जब वॉर टाइम होगा तो युद्ध की स्थिति मॉन्ट्रियल कन्वेंशन तुर्की के हाथों में अत्यधिक संप्रभु और शक्तिशाली भू राजनीतिक अधिकार सौंप देता है। यदि तुर्की स्वयं किसी युद्ध का हिस्सा बन जाता है, उसे लगता है कि उसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा मंडरा रहा है, तो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विदेशी युद्धपोत के परागमन को प्रतिबंधित कर सकता है। ये उसको एक विशेष शक्ति प्राप्त है। यह तुर्की युद्ध में शामिल नहीं है, तब भी वह संघर्षरत देशों के युद्धपोत को गुजरने से रोक सकता है। तो अब इसी के तहत में, इसी के पीस टाइम में, इसी मॉन्ट्रियल जो कन्वेंशन है, इसी के पीस टाइम वाला जो क्लॉज है वो ओमान और ईरान पर लागू होगा और वो यहाँ से कुछ पैसे वसूल कर सकते हैं। रिसर्च, इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी बट फोकस ऑन स्टूडेंट IIT दिल्ली फॉर्मूला फॉर QS सक्सेस। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली जाती है, दुनिया के अच्छे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकाली जाती है। इकॉनमी हमारी 4थे पोजीशन पर है, लेकिन टॉप 100 में हमारा एक भी संस्थान नहीं है। खैर चलिए, तो IIT दिल्ली ने लंबी छलांग मारी है और सबसे बेहतर रैंक लगाया है उसने। 118वें रैंक पर वह पहुंच गया है। इसने IIT बॉम्बे पर अपनी बढ़त को और बढ़ा दिया, जो इस बार फिसल करके 134वें पर आ गया। IIT दिल्ली 118, IIT बॉम्बे 134। संस्थान के लिए वर्तमान रैंक किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की हासिल की गई सबसे ऊंची रैंक है। आज तक की किसी भारतीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कुछ भी ने इतना बेहतर रैंक हासिल नहीं किया। कितना बेहतर, तो 118वां है ना, कितना, 118वां। 117 हमसे बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में। कई सारे तो ऐसे देशों में हैं जो हमारी इकॉनमी के 1/4 हैं। ठीक है, एक समय हुआ करता था जब भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो था, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो थे, वो दुनिया के सबसे बेहतर संस्थान थे। कहीं था ही नहीं उस स्टैंडर्ड का पूरी दुनिया में। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो सबसे बेहतर तरीके से तबाह की वो हमारी एजुकेशन प्रणाली। ठीक है, उन्होंने एजुकेशन प्रणाली के एकमात्र लक्ष्य बना करके रख दिया, पेट भरने के लिए कहीं पर भी रोज़गार मिल जाए। हमारे संस्थान जो होते हैं, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, वो हमें बड़े सपने देखने से रोकते हैं। आपके कॉलेज संस्थानों ने आपको क्या सिखाया? हम सब के ही SI बन जाओ, ग्रुप C की तैयारी कर लो, ग्रुप D की तैयारी कर लो, PCS की तैयारी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा UPSC की तैयारी कर लो, इंजीनियर बन जाओ, नौकरी कर लो कहीं पर। कोई आदमी 12,000 की नौकरी कर रहा है नोएडा में, सुनिएगा ज़रा, उसके बाद पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब केवल फैक्ट रटना थोड़ी ना होता है। कोई आदमी 12,000 का नौकरी कर रहा है नोएडा में एक कंपनी में, ठीक है, उसकी सैलरी 12,000, उसको वर्क प्लेस भी ठीक ठाक ही मिलते हैं, मतलब लाइट पंखा मिल जाता है। कोई आदमी अमेरिका में काम कर रहा है, 12 करोड़, उसको वर्क प्लेस अच्छा मिलता है, पंखा की जगह पर AC मिल जाएगा, रहने के लिए बेहतर सोसाइटी मिल जाएगा। इन दोनों में क्या अंतर है? बस पैसे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अंतर है दोनों वर्कर ही। ठीक है, तो हम क्रिएटर नहीं हैं,
हम हेल्पर हैं, हम यूजर हैं। यूजर का मतलब हम किसी चीज़ का उपभोग कर सकते हैं, हम कुछ भी बना नहीं पा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ जो एजुकेशन प्रणाली में है वो यही है। अंग्रेजी राज में जब हम थे तो हमें 2 नोबेल पुरस्कार मिले, है ना। सीवी रमन साहब को भी मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी मिला। आज़ादी के बाद से हमें एक भी नहीं मिला है। हाँ, वो शांति वांति या सामाजिक कल्याण के लिए मिल सकते हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार जिसको हम लोग कहते हैं साइंस इत्यादि में, वो हमें एक भी नहीं मिला है। तो कहीं पर तो हम चूक कर रहे हैं ना, जिससे हमारे सबसे अच्छे ब्रेन कहाँ होते हैं भाई? IITs में होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बस बात ख़त्म हो गया। दे आर नॉट अ क्रिएटर, ये बस उपभोक्ता और वर्कर बन करके रह गए हैं हम। पूरा देश की यही स्थिति है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने बहुत ही बेहतर 118वें रैंक पर पहुंच गया है। ज़रूर निश्चित तौर पर कुछ बेहतर इन्होंने सुधार किए होंगे। IIT बॉम्बे अपनी बढ़त को और बढ़ा दिया, इस बार फिसल करके 134वें रैंक पर आ गए हम। संस्थान के लिए वर्तमान रैंक किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की हासिल की गई सबसे ऊंची रैंक है, जिसमें 2025 में IIT बॉम्बे के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि IIT दिल्ली के 4 वर्षों की उस उल्लेखनीय यात्रा को पूर्ण करती है, जिसके तहत 2024 में इसकी रैंकिंग 197 स्थान पर रहने के बाद से कुल 79 स्थान का इसने बढ़ोतरी दर्ज किया है। 197 से हम डायरेक्ट कहाँ पर आ गए? 118 पर यह संस्थान आ गया है। इस संस्थान को टॉप 10 में शामिल होना चाहिए। कुछ तो बेहतर हो शिक्षा के क्षेत्र में भी। भारत के शीर्ष 10 उच्च शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं जो QS में शामिल हैं? तो 118 नंबर पर IIT दिल्ली है। वैश्विक रैंकिंग 2026 में 25 और 26 होगा, यहाँ पर 25 और 26 होगा, 25 और 26 होगा। तो ये 118 123 रहा है। इसके बाद IIT बॉम्बे है, IIT मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, IISc बेंगलोर है। ये दोनों 5वें पोजीशन पर ही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है 7वें पर। उसके बाद IIT रुड़की है। IIT रुड़की के बाद IIT गुवाहाटी है। यानी कि IITs ने हमारी लाज बचा रखी है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है और IISc बेंगलोर भी इसमें शामिल है। एक अद्भुत सा काम हुआ कि हिमाचल प्रदेश की सूलिन यूनिवर्सिटी जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज ने लंबी छलांग लगाई है और देश के टॉप 10 उन में शामिल हो गई जिन्होंने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अच्छे स्थान हासिल किए हैं। तो ये हमारे बेहतर संस्थान हैं जिनको QS में रैंकिंग हासिल हुआ है। बाकी के संस्थान कहाँ गए इस देश के? करोड़ों बच्चे तो उसी में हैं, इनमें तो बहुत कम बच्चे हैं उसके तुलनात्मक, जिस हिसाब से इस देश में लोग पढ़ते हैं। तो वो सब कहाँ गए? मुसल्लापुर हाट के संस्थान सब कहाँ गए? दिख नहीं रहे हैं इसमें। बिहार का भी कोई संस्थान नहीं दिख रहा है। प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का विश्लेषणात्मक, दुनिया के सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट वगैरह सब नहीं दिख रही है। प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का विश्लेषणात्मक स्कोर क्या रहा है? तो देखिए, इसमें जो कहा गया है कि IIT दिल्ली के इस असाधारण सफलता के पीछे नियोक्ता प्रतिष्ठा यानी कि फैकल्टी, अनुसंधान प्रभाव, स्नातकों को रोजगार क्षमता में प्राप्त किए गए महत्वपूर्ण अंक है। संस्थान ने वैश्विक स्तर पर एम्पायर रेपुटेशन में 39वां स्थान, प्रति फैकल्टी उद्धरण सूचकांक में 60वां स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स में यानी रोजगार परिणामों के सूचकांक में 60 स्थानों की भारी छलांग लगा करके 280 रैंक स्थापित हासिल किया है। IIT बॉम्बे के प्रति फैकल्टी उद्धरण सूचकांक में 25 स्थानों की गिरावट आई है। IIT बॉम्बे को फैकल्टी के जो रैंकिंग होती है उसमें पीछे हो गया वो, इसके कारण से उसकी रैंकिंग गिरी है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इंस्टीट्यूट स्ट्रेटजी एंड सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क जो IIT दिल्ली के नीति नियंताओं और योजना विभाग के डीन सोमनाथ वैद्य राय के अनुसार से संस्थान की प्राथमिकता रैंकिंग के एल्गोरिदम पीछे भागने के बजाय बुनियादी, बेसिक और व्यापक संस्थागत लक्ष्यों को पूरा करने पर रहा है। बेहतरीन छात्र, बेहतरीन फैकल्टी और उसके साथ साथ रिसर्च एंड अध्ययन अध्यापन और रोजगार उन्मुख जो सिलेबस होता है उस पर ध्यान दिया गया है। एक सवाल आ रहा है दिमाग में, अगर एक संस्थान ऐसा कर सकता है तो पूरे देश के संस्थानों को हम इसी मॉडल पर क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते हैं? इतना तो कर ही सकते हैं। पर्यावरण इंजीनियरिंग
वायुमंडलीय विज्ञान जैसे शैक्षणिक विभागों के माध्यम से ग्रीन बिल्डिंग पहलों को संस्थान के मूल विन्यास में शामिल किया गया है, जिसके कारण इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 36वें वैश्विक रैंक के साथ IIT दिल्ली भारत का शीर्ष संस्थान बना हुआ है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो इसकी रैंकिंग शानदार है दुनिया में, ये यहाँ पर बताया गया है। पाठ्यक्रम में संशोधन भी किया गया है, ऐसे चीज़ों को शामिल किया गया है जो सोशल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, टेक्नोलॉजिक स्तर पर और नए प्रकार के इंटर्नशिप के स्तर पर यह मदद कर सकें। रटे रटाए यहाँ पर चीज़ों को नहीं रखा गया। विजन 2035 का रोड मैप भी बनाया इस संस्थान ने। दरअसल में आपको इस रैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए था, जो मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया है। आंध्र प्रदेश ओपन डोर्स टू डॉक्टर नेशन वाइड स्क्रैप स्टेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि आंध्र प्रदेश ने अपने द्वार खोल दिए हैं कि पूरे देश के डॉक्टर्स वहां पर जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। ये काफ़ी अच्छी पहल है इनकी। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग के द्वारा एक ऐतिहासिक प्रशासनिक आदेश के तहत राज्य ने देश भर के डॉक्टरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार ने प्राथमिक क्षेत्र नीति के तहत यह व्यवस्था की है कि भारत के किसी भी राज्य केंद्रशासित प्रदेश की मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत कोई भी योग्य डॉक्टर आंध्र प्रदेश में अलग से पंजीकरण कराए बिना स्वतंत्र रूप से वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पर क्लिनिक खोल सकते हैं, काम कर सकते हैं। कोई उनको स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है, इसके कारण से इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हुए मैंने पढ़ाया है आपको। आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने बाहरी डॉक्टरों का अभ्यास के मार्ग में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को पूरी तरह से दूर करते हुए सभी डॉक्टरों के लिए अपने द्वार खोल दिए। इससे क्या होगा, अच्छे डॉक्टर और फर्जी डॉक्टर दोनों वहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन हमें पॉजिटिव आउटकम पर ध्यान देना चाहिए। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि स्टेट के रेगुलेशंस कम हो रहे हैं। NOC की अनिवार्यता से मुक्ति, इस नए नीतिगत सुधार के माध्यम से अन्य राज्यों के डॉक्टरों को आंध्र प्रदेश में अभ्यास शुरू करने से पहले अपने मूल राज्य केंद्रशासित प्रदेश से NOC लेने की जटिल प्रक्रिया से भी मुक्त कर दिया गया। जैसे बिहार का कोई डॉक्टर है, बिहार सरकार के तहत रजिस्टर्ड होता है वो, है ना। जैसे अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज से आप MBBS करते हैं तो आपके अनिवार्य होता है कि आप किसी सरकार के जहाँ पर पोस्टिंग देगी वहाँ पर जाकर के आप काम करें, है ना। सैलरी वगैरह भी मिलता है, बॉन्ड भी होता है कि नहीं देंगे तो आपको बॉन्ड का पैसा भरना पड़ता है। तो अब इन्होंने कहा है कि आपको राज्य सरकार से कोई NOC नहीं लेना है, जिसको आना है आ जाओ, प्रैक्टिस शुरू करवाते ही हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। तो काफ़ी बेहतर है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स वहाँ जाएंगे। पारंपरिक नियमों के अनुसार किसी डॉक्टर को दूसरे राज्य में काम करने के लिए पहले अपने वर्तमान राज्य से डी रजिस्टर होना पड़ता था, वहाँ से NOC हासिल करनी होती थी, जो अत्यधिक बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। यह नया आदेश इस पारंपरिक प्रशासनिक मानदंड को पूरी तरह से बदल देता है, जिससे डॉक्टरों के लिए अंतर राज्य गतिशीलता थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, यह सवाल के तौर पर पूछ सकता है। इससे क्या होगा, वहाँ पर मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा और कई सारे बाहर से डॉक्टर्स वगैरह भी वहाँ पर आएंगे। जापान वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज एक टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है, ये सब जापान के टॉपिक में ही है, थोड़ा सा लंबा है। रॉबिनहुड ओक ट्री। रॉबिनहुड ओक ट्री जो है ब्रिटेन में, ये धीरे धीरे मर रहा है। तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे नोवेल, बहुत सारी कहानियाँ। 13वीं शताब्दी के डाकू रॉबिनहुड जो अमीरों को लूटता था और सामान ला करके, पैसा ला करके गरीबों में बांट देता था। तो उस रॉबिनहुड की कहानी से भी यह ओक ट्री जुड़ा हुआ है। 1200 ईयर ओल्ड है यह। शेरवुड फॉरेस्ट इंग्लैंड में है। शेरवुड फॉरेस्ट इंग्लैंड में है, वहीं पर यह पेड़ है जो माना जा रहा है कि अब यह सूख जाएगा। 1200 वर्ष पुराना है यह ओक ट्री। इंग्लैंड के शेरवुड फॉरेस्ट में स्थित 1200 वर्ष पुराना एक विशाल ऐतिहासिक ओक का पेड़, जिसे मेजर ओक भी कहा जाता है। मेजर ओक, इसको नोबेल से नाम मिला है। एक नोबेल बहुत ही फेमस लिखा गया था, उसके नाम पर इसका मेजर ओक नाम पड़ गया। इस बसंत ऋतु में नई पत्तियां न उगने के कारण मृत माना जा रहा है। रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर इस दुखद घटना की घोषणा की। यह पेड़ इंग्लैंड की लोक कथाओं के अत्यंत श्रद्धेय माना जाता है। वहाँ की लोक कथाओं का हिस्सा है, यह किंवदंतियों का हिस्सा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी के महान डाकू भी महान होते हैं, महान डाकू रॉबिनहुड ने नॉटिंगम के शरीफ से बचते हुए, शरीफ यानी कि वहाँ की पुलिस व्यवस्था, इसी पेड़ के विशाल तने और शाखाओं के बीच नीचे शरण ली थी। इस वृक्ष को 1790 में मेजर हैमन रूक द्वारा ओक के पेड़ पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक में शामिल किए जाने के बाद से इसका नाम मेजर ओक पड़ गया था।
तो हाल ही में रॉबिन हुड ओक ट्री या मेजर ओक ट्री चर्चा में रहा है। कहाँ पर स्थित है? तो इंग्लैंड के शेरवुड फॉरेस्ट में यह स्थित है। याद रखिएगा कितना महत्वपूर्ण होगा। सोचिए 1200 वर्ष से वहाँ पर खड़ा है ये। कितने ही सारे युद्ध, कितने ही सारे शासन सत्ता परिवर्तन, सब कुछ देख लिया इस पेड़ ने। वृक्ष के पतन के कारण पारिस्थितिक दबाव। राष्ट्रपति भवन में जब आप जाएंगे ना, भारत के राष्ट्रपति भवन में, तो वहाँ पर जा सकते हैं घूमने के लिए। मुगल गार्डन, जिसको अब अमृत उद्यान कहते हैं हम लोग, हाँ अमृत उद्यान ही नाम है। तो वहाँ पर भी एक काफ़ी पुराना पेड़ है। इसी तरह से 300 या 400 साल पुराना पेड़ है वहाँ पर। तो वो भी आपको दिखेगा। वहाँ पर पेड़ के सामने एक स्पीकर लगा दिया उन्होंने, जो बताता रहता है कि मैं इतना वर्ष पुराना हूँ, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है। तो ये पेड़ को संरक्षित करने का भी एक बहुत ही बेहतर तरीका भी होता है कि उसके साथ कहानियों को जोड़ दिया जाए। ठीक है। सभी गाँव में, जो अगर बिहार के गाँव में आप रहे होंगे तो एक आध तो पेड़ होते ही हैं पीपल के, जो 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष पुराने होते हैं। संरक्षण संगठनों के अनुसार इस विशाल वृक्ष के पतन के पीछे अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप, पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे कारण रहे हैं। ठीक है, 1200 साल जिया भी, अब हो गया, अब जाने दो, इसको मुक्ति दे दो। तो मेजर ओक वृक्ष का यहाँ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो जापान और भारत ने साइन किया है कार्बन बाजार को लेकर के डील, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।